This is High Court of Karnataka. There is a statement of violation under your name. For more details, press 9 to contact us. Yeah, the Bangalore LIC has filed a case against you, sir. You know about this? Bangalore LIC? Yeah, correct, sir. Yeah, what? Sir, it mentioned that you had knee replacement surgery at AIMS Hospital and you applied for a medical claim insurance on July 15, 2024, and the claim amount is 4,85,000 rupees. And which document you can submit, like the medical bill and discharge certificate, seems fake according to the LIC. No, this is wrong information. I didn't apply anything like this. जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो आप अभी सुन रहे थे, यह कॉल मुझे +917262012114 से आया। अचानक से यह कॉल मेरे पास आता है और कॉल उठाते ही IVR यानी कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस सुनाई देती है, जिसमें बोला जाता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में आपके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है। इसकी डिटेल जानने के लिए 9 दबाएं। मामला मैं तभी समझ गया था कि आज मुझे डिजिटल अरेस्ट होने का अवसर मिला है और मैं इस चीज को फिजिकली कई दिनों से अनुभव भी करना चाहता था, ताकि इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को जागरूक कर सकूं। जिज्ञासावश मैंने अपने फोन में 9 नंबर दबाया और बटन दबते ही IVR ने मेरा कॉल एक शख्स पर ट्रांसफर कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही सामने वाला इंसान मुझसे अंग्रेजी में बात करने लगता है। फिर मैं उसे हिंदी में बात करने की अपील करता हूँ, लेकिन वह शख्स फिर भी जवाब देता है कि कर्नाटक में हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है, तो आपको यह बात अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। मुझे भी सारा मामला समझना था, तो जितनी अंग्रेजी आती थी सारा ज्ञान आज उस कॉलर के साथ उड़ेल दिया। कॉल पर सामने वाला शख्स मुझे अपना नाम निहाल सिंह बताता है। मैंने सोचा सिंह जी का टाइटल तो दक्षिण भारत के लोग नहीं लगाते, ये टाइटल तो ज्यादातर हमारे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों का है, लेकिन फिर भी कोई दक्षिण भारतीय सिंह जी के नाम से कॉल कर रहा था। मैंने इस विषय पर भाई साहब को नहीं टोका। आगे वो फ्रॉड मुझसे कहता है कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। नोटिफिकेशन शब्द तो मैंने फोन की ऐप और फेसबुक में पहले ही सुना था, लेकिन कोर्ट के मामले में नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट कब हुआ, ये डिपार्टमेंट कब बना, ये या तो भगवान जाने या फिर खुद वो फ्रॉड। वो इंसान मुझसे बताता है कि आपके नाम से कर्नाटक हाई कोर्ट में एक फ्रॉड का केस रजिस्टर्ड हुआ है। जिज्ञासावश मैं पूछता हूँ आखिर यह केस किस मामले में है। वो फ्रॉड मुझसे जवाब देता है कि आपने एम्स हॉस्पिटल में इलाज करा करके 4,85,000 रुपए का मेडिकल क्लेम फर्जी तरीके से गबन कर लिया। मैं आगे पूछता हूं कि मेरे नाम से और मेरे एड्रेस से आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा, आपके पास मेरा नाम या एड्रेस है क्या? तब यह स्कैमर मुझसे कहता है कि सर आपको अपना नाम और एड्रेस खुद बताना पड़ेगा, ताकि मैं आपके मामले की जांच अपने सिस्टम पे कर लूं। अब तक इस शख्स को मेरा नाम और पता कुछ नहीं मालूम था। इस स्कैमर के साथ मैं भी कुछ स्कीम लगाने की कोशिश करता हूं और मैं अपना नाम इसे बताता हूं, रितेश सिंह। अब यह जनाब अभिषेक रंजन को रितेश सिंह मान चुके हैं और मुझे रितेश सिंह समझकर सारा बिल मुझकर फाड़ने लगे। मैं भी थोड़ा नाटक करते हुए कहता हूं कि सर मैं तो बैंगलोर गया ही नहीं, फिर यह मामला या केस मुझ पर कैसे दर्ज हुआ? तब सामने वालों को लगता है कि शायद मेरे अंदर थोड़ी सी डर उसको लेकर के पैदा हो गई, लेकिन मैं तो इस मामले को तह तक लेकर जाना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि इस मामले के जांच के लिए मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको उसके कुछ जवाब देने होंगे। मैं जवाब देने के लिए तैयार हो जाता हूं तो वो शख्स मुझसे पूछता है कि आपका कभी कोई पर्स गायब हुआ था? मेरा जवाब था नहीं, कभी नहीं। उसने मुझसे फिर पूछा, क्या आपने होटल, रेल टिकट, बस टिकट बुक करने के लिए कभी अपनी आधार ID दी थी? अब यह एकदम सामान्य सी बात है। इंसान अपने ID, आधार कार्ड को होटल बुकिंग में, टिकट बुकिंग में, फ्लैट रेंट लेने में, तमाम जगहों पर देता है। ये एकदम सामान्य चीज है और तब भी मैं उसे इनकार करता हूँ कि जी नहीं, मैंने अपनी ID को कहीं नहीं दिया। फिर वो इंसान मुझसे चिल्लाकर पूछता है कि आपकी ID का मिसयूज कैसे हो गया? फिर तो आपने जरूर फ्रॉड किया है। मैंने फ्रॉड से कहा कि जनाब मेरे ID का आखिर मिसयूज कैसे हो गया? कैसे कोई आदमी मेरे ID से मेडिकल क्लेम निकाल सकता है? उसने कहा यह तो आप ही जानते होंगे और आपको पता नहीं है कि भारत में ID के मिसयूज को लेकर कितने सख्त कानून हैं। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए ये बात कही, आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। मैंने कहा
सर सुनिए ना, कोर्ट का नोटिस तो मेरे घर कम से कम भिजवा दीजिए। तो जवाब आता है कि हमारे सिस्टम में दिख रहा है कि आपके पास 2 कोर्ट के नोटिस पहले से भेजे जा चुके हैं और आज का यह कॉल फाइनल नोटिस है। इसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं उससे मामले को रफा दफा करने पर आ गया था। मैं जानना चाहता था कि अल्टीमेटली ये करना क्या चाहते हैं। बंदे ने मुझसे कानूनी पचड़े में निकालने का तरीका भी बताना अब शेयर कर दिया। उसने मुझसे कहा, तो आप क्या 2 घंटे के अंदर बेंगलोर के विजयनगर थाने पहुंच सकते हैं? मैंने कहा, सर मैं तो झारखंड में हूँ, झारखंड के रांची से 2 घंटे में बेंगलोर का विजयनगर पहुंचना कैसे संभव है? वो शख्स मुझे धमकाते हुए कहता है कि अगर आप आज थाने में फिजिकली नहीं पहुंचते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। मैंने अपने टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे कहा कि सर अब आप ही रास्ता दिखाइए। आप श्रीमान मुझे बेंगलोर के पुलिस स्टेशन से ऑनलाइन कनेक्ट करने की बात कहते हैं। उसने मुझसे कहा कि बेंगलोर के थाने में मैं आपका नंबर कनेक्ट कर देता हूं और वहां की इमरजेंसी सर्विस आपको क्लियरेंस रिपोर्ट दे देगी, जिसे आप कोर्ट में भेजकर बेल ले सकते हैं। वो शख्स मुझसे पूछता है कि सर क्या मैं आपके कॉल को कनेक्ट कर दूं? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। तो शख्स ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपको इस मामले में 7 साल की सजा या 10 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। मैंने उस शख्स को टाटा बाय बाय जय श्री राम कहकर फोन रख दिया। उसके बाद मुझे लगातार अलग अलग नंबर से फोन आने लगे। आज इस पूरी घटनाक्रम से मुझे समझ में आया कि कैसे फ्रॉड हमारे देश में सीधे साधे नागरिक को डरा धमकाकर पैसे की उगाही करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के जाल में कई लोगों को फंसाने की खबरें रोजाना अखबार में आती है। कई लोग इन डिजिटल अरेस्ट वालों के चुंगल में फंसकर करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। इसमें देश के कई नामचीन और समझदार लोग भी शामिल हैं। डिजिटल अरेस्ट का पूरा कारोबार डर का है। ये बात आपको समझनी चाहिए। आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डराकर आपसे पैसे की उगाही करना चाहते हैं। यह मामला इतना गंभीर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात शो में भी इसको लेकर के चर्चा की और लोगों से डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहने को भी कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज हमारे कानून या संविधान की किताब में है ही नहीं हमारा कोर्ट, इनकम टैक्स, सीबीआई या कोई भी सरकारी संस्थान किसी व्यक्ति को फोन करके धमकी देता है। इन सब के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, नोटिस भेजने का प्रावधान है, जिस प्रक्रिया को कभी फोन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। वैसे भी हमारे देश की अदालत में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं। अगर इंडिविजुअली कोर्ट और सीबीआई लोगों को फोन करके वह केस सॉल्व करने लगे तो सन्नी देओल ने तो वो डायलॉग खामखा ही बोल दिया कि तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अरे भाई, जब तारीख पर तारीख मिलने वाले कोर्ट हमारे यहाँ है तो कैसे ये सारे मामले फ्रॉड फोन पे ही सुलझा देंगे? इस छोटी सी बारीकी को समझने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल लोगों को डराने का है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसको लेकर के लोगों को फ्री कॉलर ट्यून सर्विस दिया, जिसमें लोगों को ट्राई बताता है कि अगर आपके पास किसी की डराने, धमकाने या डिजिटल अरेस्ट की कॉल आती है तो इसे नजरअंदाज करे और इसकी सूचना दे। लेकिन इसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉड गिरोह बाज नहीं आ रहे। आपको यानी हमारे दर्शकों को ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी कॉलर को अपना कोई भी बैंक डिटेल या अपने से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दे। इन कॉलर को फोन आने पर संदेह की निगाह से देखे और अपना नाम इन्हें झूठा बताए। इससे आप समझ जाएंगे कि यह फ्रॉड है। कुछ देर के बाद में ही अगर आप उनसे कुछ सवाल करते हैं, जवाब करते हैं जिसका वो उत्तर सही नहीं दे पाते, तो इससे आप बिल्कुल सावधानी बरते और हर वो फ्रॉड कॉल को संदेह की दृष्टि से देखें। बुद्धिमानी इसी में है। इन डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगों को ठेंगा दिखाइए।